मैं वीरेंद्र पांडे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आर। पिछली कक्षा में हम लोगों ने आकलन के संबंध में अध्ययन किया था। आज हम लोग इस कक्षा में शिक्षा में प्रबंधन अर्थात मैनेजमेंट इन एजुकेशन टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। शिक्षा में प्रबंधन। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि प्रबंधन है क्या। तो उपलब्ध साधनों का समुचित ढंग से व्यवस्था करना और उन्हें समुचित ढंग से उपयोग में लाना ही प्रबंधन कहलाता है। बहुत सिंपल, प्रबंधन को सिंपल तरीके से समझना आसान है कि प्रबंधन है क्या। तो प्रबंधन उपलब्ध साधनों का व्यवस्थित करना एवं उनका समुचित ढंग से उपयोग करना ही प्रबंधन है। और प्रबंधन में नियोजन, संगठन, समन्वय, प्रशासन, मूल्यांकन सारी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। और हम लोग एक शिक्षक को देखें तो एक कक्ष में शिक्षक एक मुख्य प्रबंधक का कार्य करता है। शिक्षा प्रणाली में शिक्षक एक कार्य करता है, एक एजेंट है, एक प्रबंधन करता है और पूरी शिक्षा प्रक्रिया में या यूं कहें कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वह एक अच्छा व्यवस्थापक का कार्य करता है। शिक्षक इन सारी प्रक्रियाओं में सकारात्मक दृष्टि अपनाता है, पॉजिटिव व्यू अपनाता है। शिक्षण और अधिगम के प्रति उसकी अभिवृत्ति सकारात्मक होती है और शिक्षक को प्रतिदिन ऐसे निर्णय भी लेने पड़ते हैं जो विद्यार्थी को, उसके अभिभावक को, समाज को, विद्यालय को, सबको प्रभावित करते हैं। इसलिए शिक्षक में निर्णय ले सकना और उसको सही ढंग से क्रियान्वित कर सकना, यह कला होना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। और इन्हीं कलाओं के फलस्वरूप शिक्षक को एक अच्छा प्रबंधक माना जाता है, क्योंकि कक्षा कक्ष की पूरी व्यवस्था उसी के हाथ में होती है। ये शिक्षा के 3 ऐसे क्षेत्र हैं, ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति, जिसमें इन तीनों के प्रति शिक्षक की अभिवृत्ति सकारात्मक होती है। तो ये प्रबंधन में हम यूं कहें कि प्रबंधन के अंतर्गत नियोजन, संगठन, प्रशासन, मूल्यांकन, ये सारी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। और जो भी साधन हैं, जो भी स्रोत हैं, उन साधनों या स्रोतों को
व्यवस्थित करना एवं उनका समुचित ढंग से उपयोग करना प्रबंधन कहलाता है। अब आगे ये भी जाने कि प्रबंधन जो है उसके अंतर्गत 6 तत्व सम्मिलित होते हैं, 6 तत्व सम्मिलित होते हैं। पहला जो तत्व है वह है मानव, दूसरा है मुद्रा, तीसरा है मशीन, चौथा है माल, पांचवा है संगठन, छठवां है प्रबंधन। ये 6 तत्व इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। जैसे हम एक एक को चर्चा भी करें तो मानव इसमें कौन है, तो अध्यापक और विद्यार्थी ये दोनों मानव हैं। और इसमें मशीन क्या है, तो जो भी विद्यालयी उपकरण हैं वे मशीन हैं। माल क्या है, तो जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है और जो भी निष्पत्ति होता है, निष्पत्ति अचीवमेंट, वो माल है। मुद्रा क्या है, तो जो भी हम विद्यार्थियों से फीस लेते हैं या जो भी हमें सरकार से अनुदान मिलती है, सरकार से जो राशि प्राप्त होती है, जो भी राशि कहीं से प्राप्त होती है वह है मुद्रा बाजार, मुद्रा। और इसके बाद ये आपका प्रबंधन क्या है, तो इन सभी चीजों में समन्वय लाना प्रबंधन है। यानी प्रबंधन अर्थात समन्वय। और संगठन क्या है, तो संगठन के अंतर्गत प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, समाज के लोग, ये सभी सम्मिलित होते हैं। तो हम यूं जाने कि प्रबंधन के अंतर्गत 6 तत्व सम्मिलित होते हैं। एक एक की चर्चा आगे पीछे भी हम बोल सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है कि कोई कौन आगे होगा और कौन पीछे होगा, लेकिन ये 6 तत्व कौन कौन है, तो मानव है, ये आपका मशीन है, माल है, मुद्रा है, मुद्रा बाजार, और ये आपका प्रबंधन है और संगठन है। ये 6 चीज से ये शिक्षा में प्रबंधन की बात हम लोग करते हैं। तो अब एक चीज और जान लें कि यदि प्रबंधन की बात हम लोग उद्योग में करते हैं, यदि प्रबंधन की बात हम लोग व्यवसाय में करते हैं, तो वहां ये शब्द ज्यादा सुटेबल होता है प्रबंधन। लेकिन इसी प्रबंधन का प्रयोग यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं तो इसे प्रशासन कहा जाता है। और इस प्रशासन के अंतर्गत हर व्यक्ति अपने पद के अनुसार कार्य करता है। तो अन्य क्षेत्र में प्रबंधन ज़्यादा सुटेबल होता है और शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन ज़्यादा सुटेबल होता है। यानी प्रशासन और प्रबंधन ये दोनों एक तरह से समानार्थी कहे जा सकते हैं। तो ये भी है। और अब हम लोग ये जाने कि जो शिक्षा का कार्य है, या कहे जैसे शिक्षक के लिए मुख्य व्यवसाय शिक्षण है। शिक्षक क्या करता है, तो शिक्षण करता है, टीचिंग करता है। तो शिक्षक का यह व्यवसाय यानी शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से भिन्न होता है। कैसे भिन्न होता है? क्योंकि अन्य व्यवसायों में उसका लाभ उत्पादक को मिलता है, लेकिन शिक्षण व्यवसाय में इसका लाभ समाज के लोगों को मिलता है।
इससे विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं और समाज में बहुत सारे उत्पादक कार्य में लग जाते हैं, जिससे समाज का विकास होता है, राष्ट्र का विकास होता है। शिक्षक अपने श्रम एवं कौशल का मात्र मूल्य लेता है, लेकिन इसका सारा मुनाफा विद्यार्थियों के माध्यम से समाज को मिलता है। इससे हमारा समाज आगे बढ़ता है, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ता है। तो शिक्षण जो व्यवसाय है वह अन्य व्यवसायों से भिन्न है। ये प्रबंधन की परिभाषा कई विद्वानों ने भी दी है। प्रबंधन की परिभाषा एक विद्वान लॉरेंस ए एप्ले, लॉरेंस लिख देते हैं परिभाषा, लॉरेंस ए एप्ले, लॉरेंस ए एप्ले ने भी दी। लॉरेंस ए एप्ले ने प्रबंधन की क्या परिभाषा दी है? तो उन्होंने बताया कि प्रबंधन क्रियाओं का नियोजन और संगठन मात्र नहीं है, बल्कि यह मानव जाति के विकास के लिए है। अच्छा परिभाषा दिया कि केवल इसका उद्देश्य जो है वह नियोजित करना और संगठित करना ही नहीं, इसका उद्देश्य जो है वह मानव जाति का विकास करना है। बहुत अच्छा परिभाषा दिया। और एक विद्वान है आर.एस. ड्रेवर, लिख लेते हैं आर.एस. ड्रेवर। आर.एस. ड्रेवर भी प्रबंधन की परिभाषा, बहुत अच्छी परिभाषा उन्होंने भी दिया है कि प्रबंधन क्या है। तो कह रहे हैं कि प्रबंधन में उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है और उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उसमें संगठन, नियोजन, प्रशासन, ये सारे कार्य करने हेतु कर्मचारियों की व्यवस्था की जाती है और उन कर्मचारियों को प्रेरित किया जाता है, फिर उनका मूल्यांकन किया जाता है और पूरी व्यवस्था में समन्वय स्थापित किया जाता है। इन्होंने भी बहुत अच्छी परिभाषा दिया कि इसके अंतर्गत यानी प्रबंधन के अंतर्गत उद्देश्यों का निर्धारण करना, उसके अनुरूप कर्मचारियों की व्यवस्था करना, उन्हें प्रेरित करना और उनका मूल्यांकन करना, उन्हें नियंत्रण करना और सभी क्रियाओं में समन्वय लाना प्रबंधन कहलाता है। तो इनका भी बहुत अच्छी परिभाषा है। और इस प्रकार अब हम आगे देखते हैं। तो जैसे हम शैक्षिक प्रबंधन पर चर्चा करें, शिक्षा में प्रबंधन की चर्चा करें, तो विद्यालयी व्यवस्था में भी प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। विद्यालय में विशाल भवन होते हैं, विद्यालय में खेल का मैदान होता है, पुस्तकालय होते हैं, प्रयोगशालाएं होती हैं, कक्षा कक्ष होता है, शिक्षकों का कार्य बैठने के लिए ये टीचिंग रूम, ये क्या सिटिंग रूम या कार्यालय के लिए ऑफिस कार्यालय होता है, प्रधानाचार्य कक्ष होता है, बहुत सारे चीज, पीने का पानी, शौचालय की व्यवस्था, सारी चीजें उपलब्ध होती हैं। ये सारी चीजें तभी सुव्यवस्थित रहेंगी जब विद्यालय का प्रबंधन अच्छा हो। यानी भौतिक साज सज्जा के लिए भी प्रबंधन की आवश्यकता होती है।
विद्यालय में आजकल कंप्यूटर का युग है, तो कंप्यूटर की व्यवस्था हो, विद्यालय में सुसज्जित खेल का मैदान हो, सुसज्जित कमरे हो, सुसज्जित प्रयोगशालाएं हो, सुसज्जित पुस्तकालय हो, तो इसके लिए अच्छा प्रबंधन, अच्छा मैनेजमेंट अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो और विद्यालय जो है केवल एक विशाल भवन ही नहीं है, यह एक समाज का लघु रूप भी है। समाज के लोग इससे जुड़े होते हैं, समाज में अच्छे अच्छे कारीगर होते हैं जो विद्यालय को लाभ पहुंचाते हैं। विद्यालय में किसी चीज की कमी होती है, जैसे किसी लकड़ी की कोई दरवाजा लगाना हो, कोई खिड़की लगाना हो, या एल्युमिनियम का कोई शीशा लगाना हो, दरवाजा खिड़की लगाना हो, या बहुत सारे जो कलाकारी के कार्य हैं, तो समाज में जो कलाकार उपलब्ध हैं वे आकर भी विद्यालय में मदद करते हैं, क्योंकि विद्यालय समाज के लिए होता है, इससे समाज का उत्थान होता है। इसलिए विद्यालय समाज के प्रति और समाज विद्यालय के प्रति उत्तरदायी होता है। और विद्यालय एक मिलन स्थल है। यहाँ प्रधानाचार्य, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, प्रबंधक, प्रशासक सब यहाँ एक दूसरे से मिलते हैं और मिल करके विभिन्न प्रकार की योजनाएं क्रियान्वित होती हैं। तो यह एक मिलन स्थल है और सभी लोग मिलते हैं, और इसमें शिक्षकों की जिम्मेवारी, प्रधानाचार्य की जिम्मेवारी, विद्यार्थियों की जिम्मेवारी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये सबकी जिम्मेवारी है कि विद्यालय समय से लगे, विद्यालय साफ सुथरा रहे, विद्यालय में समय से अच्छे ढंग से पढ़ाई हो, विद्यालय में अच्छे ढंग से पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन हो। तो ये सारी व्यवस्था विद्यालय के अंतर्गत की जाती है, और यह तभी संभव है जब एक अच्छा प्रबंधन की व्यवस्था हो। तो ये है प्रबंधन, और ये है विद्यालय प्रबंधन। अब हम चलते हैं कि पाठ्यक्रम प्रबंधन क्या है। पाठ्यक्रम, तो पहले हम ये जानें कि पाठ्यक्रम क्या है। तो पाठ्यक्रम का अर्थ है दौड़ का मैदान, रेस फील्ड, दौड़ का मैदान। यानी बालक जहां भी ज्ञान प्राप्त करता है वही पाठ्यक्रम है। वह विद्यालय में ज्ञान प्राप्त करता है, वही पाठ्यक्रम का निर्धारण हो जाता है। वह खेल के मैदान में ज्ञान प्राप्त करता है, वह पुस्तकालय में ज्ञान प्राप्त करता है, वह प्रयोगशाला में ज्ञान प्राप्त करता है, वही पाठ्यक्रम हो जाता है। तो पाठ्यक्रम क्या है? दौड़ का मैदान से इसको जोड़ा गया है, यानी बालक जहां भी ज्ञान प्राप्त करता है वही पाठ्यक्रम। और पाठ्यक्रम की परिभाषा एक अच्छे विद्वान कनिंघम ने दिया है कि पाठ्यक्रम क्या है। तो पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वह अपने उद्देश्यों के अनुरूप अपने विद्यार्थियों को विद्यालय में ढालता है, बनाता है। मतलब शिक्षक उद्देश्यों के अनुरूप विद्यार्थियों को सही दिशा की ओर प्रवृत्त करता है। यही पाठ्यक्रम एक साधन का काम इसमें करता है। बहुत अच्छी परिभाषा कनिंघम की है, और फ्रॉबेल ने भी दिया है कि पाठ्यक्रम जो है मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान एवं अनुभवों का सार है। ये है पाठ्यक्रम। और ये भी जान लें इसी समय
कि दो बातें, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, सिलेबस और क्यूरिकुलम, इन दोनों में भी अंतर होता है। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या जो है वह बड़ा रूप है, पाठ्यक्रम एक छोटा रूप है। पाठ्यचर्या जो है वह एक व्यवस्थित ढंग से यानी नियोजित ढंग से विद्यालय के अंदर तथा विद्यालय के बाहर ये समुचित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए चलता रहता है। माने जो पाठ्यचर्या है वह नियोजित ढंग से विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए चलता रहता है। और पाठ्यक्रम क्या है? तो पाठ्यक्रम जो है वह विद्यालय के अंदर विभिन्न विषयों का अध्ययन कराने हेतु तैयार किया जाता है। वो विद्यालय के अंदर तक ही ये पाठ्यक्रम बनाया जाता है, कक्षावार बनाया जाता है। लेकिन पाठ्यचर्या जो है वह विद्यालय के अंदर भी और विद्यालय के बाहर भी एक नियोजित ढंग से और समुचित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए चलता रहता है। इसलिए पाठ्यक्रम से पाठ्यचर्या का जो क्षेत्र है वह व्यापक है और पाठ्यक्रम का भी प्रबंधन सही ढंग से हो। शिक्षक पाठ्यक्रम बनाता है तो उसका प्रबंधन भी सही ढंग से करे, उसमें भी प्रबंधन की आवश्यकता है। सिस्टम से ये नियम है, शिक्षण के सूत्र हैं कि सरल से कठिन की ओर जाओ, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाओ, बहुत सारे सूत्र दिए गए। तो हमें पाठ्यक्रम इस रूप में बनाना चाहिए कि वह कड़ी के रूप में जुड़ा हो। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अगला इससे जुड़ा ज्ञान क्या हो सकता है उसके बाद अगला उससे जुड़ा ज्ञान क्या हो सकता है, यानी क्रमबद्ध हो। यही इसका असली मैनेजमेंट है। तो क्रमबद्ध हो, तर्कपूर्ण हो, पाठ्यक्रम में तर्कपूर्णता हो और इसका सही प्रबंधन हो ताकि एक क्रमानुसार विधिवत ढंग से ये विद्यार्थियों को दिया जाए, ताकि जो पाठ्यक्रम बनाने का जो उद्देश्य निर्धारित है वह उद्देश्यों की पूर्ति होती रहे। और पाठ्यक्रम बनाने में विभिन्न प्रकार के आधार का निर्धारण किया जाता है। आधार कौन कौन से हैं? वे आधार हैं दार्शनिक आधार, सामाजिक आधार, राजनीतिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, आर्थिक आधार, वैज्ञानिक आधार। इन आधारों को पहले निर्धारित कर तब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। सब चीज उससे जुड़े होते हैं। दर्शन क्या है उसके अनुरूप पाठ्यक्रम हो। हमारे देश का जैसा दर्शन होगा उसी के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। सामाजिक, समाज के अनुरूप, इसी तरह मनोविज्ञान के अनुरूप, आर्थिक, अर्थ के अनुरूप, वैज्ञानिक, विज्ञान के अनुरूप, इन सारी चीजों को बेस के रूप में रखकर पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है, जो असली ढंग से यानी सही ढंग से पाठ्यक्रम का प्रबंधन होता है। और पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत भी हैं, उसको भी ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या हैं? तो पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं कि ये मानव जात से संबंधित होने का सिद्धांत, मानव जात को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो पहला हुआ मानव जात से संबंधित होने का सिद्धांत, ज्ञान तथा अनुभवों पर आधारित होने का सिद्धांत, बालक की विभिन्नताओं को दृष्टिगत रखने का सिद्धांत, बालक यानी व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, इसको हम कह सकते हैं।
व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, उत्पादकता का सिद्धांत, रुचियों का सिद्धांत, अग्रदर्शिता का सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांतों को दृष्टिगत रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। और यही दृष्टिगत रखना और सही ढंग से क्रमबद्ध पाठ्यक्रम का निर्माण करना क्या कहलाता है? पाठ्यक्रम प्रबंधन कहलाता है। यह है पाठ्यक्रम प्रबंधन। तो प्रबंधन की आवश्यकता सब जगह है। और ये भी एक बता दें इसी वक्त कि पाठ्यक्रम जो है वह दो तरह का होता है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम और अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। विषय सब्जेक्ट सेंटर्ड एंड एक्सपीरियंस सेंटर्ड, ये दो ये विषय केंद्रित और अनुभव केंद्रित। विषय केंद्रित के अंतर्गत ये सारी व्यवस्थाएं जो हमने बताया कि तर्कबद्धता हो, क्रमबद्धता हो, इनके सिद्धांतों को दृष्टिगत रखकर बनाया गया हो और विभिन्न आधारों को दृष्टिगत रखकर बनाया गया हो, तो ये जो है इसको हम विषय केंद्रित के अंतर्गत रखते हैं। और अनुभव केंद्रित के अंतर्गत जो समाज में जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं, विभिन्न प्रकार के ज्ञान लेते हैं, विभिन्न प्रकार के अनुभव लेते हैं, जो सीखते रहते हैं उन, और वर्तमान में समाज की क्या मांग है वो अनुभव से हमें प्राप्त होता है और उसको भी दृष्टिगत रखकर हम पाठ्यक्रम में जोड़ते हैं। वो पहले से तय नहीं होता, बल्कि वो अनुभव जो पहले से हम संगठित किए रहते हैं और वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए उसको हम व्यवस्थित कर लेते हैं। ये है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। तो दो तरह के पाठ्यक्रम भी होते हैं, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम और अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। तो इस प्रकार पाठ्यक्रम का भी सही प्रबंधन होना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ साथ एक और चीज हम थोड़ा फोकस करना चाहेंगे कि सहपाठ्यक्रम का प्रबंधन। सहपाठ्यक्रम क्या है? जिसे हम पाठ्य सहगामी क्रिया भी कह सकते हैं, पाठ्येतर क्रिया भी कह सकते हैं, को-करिकुलर एक्टिविटीज इसको कह सकते हैं। उसमें क्या है कि पढ़ाई के साथ अन्य क्रियाकलाप भी होते रहते हैं। जैसे सरस्वती भ्रमण, जैसे बालक को हम ज्ञान कराने की दृष्टि से भ्रमण पर लेके चले जाते हैं, सरस्वती भ्रमण, पर्यटन पर चले जाते हैं, या विभिन्न प्रकार की शैक्षिक प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। जैसे अंताक्षरी हो गया, ये लेख लिखना हो गया, बहुत, या जीके कंपटीशन हो गया। तो शैक्षिक प्रतियोगिताओं का हम जो आयोजन करते हैं, खेलकूद कराते हैं, नृत्य कराते हैं, नाटक कराते हैं, अवकाश के समय कुछ ऐसे प्रोग्राम कराते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की क्रियाएं भी पढ़ाई के साथ साथ चलती रहती है, जिसे हम सहपाठ्यक्रम या पाठ्येतर कार्यक्रम या ये कहें पाठ्य सहगामी क्रियाएं कह सकते हैं, को-करिकुलर एक्टिविटीज। तो उनका भी सही प्रबंधन होना जरूरी है, उनका भी सही प्रबंधन होना जरूरी है कि कब किस समय विद्यालय में कक्षाएं चलनी चाहिए और किस समय इन्हें पाठ्येतर क्रियाओं में भी संलिप्त करना है। ये व्यवस्था सही ढंग से होनी चाहिए। कब हमें सरस्वती भ्रमण पर जाना चाहिए, पर्यटन पर जाना चाहिए, कब ये शैक्षिक प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहिए, ये सारे तालमेल होने चाहिए, समन्वित होना चाहिए। यही इनका भी सही प्रबंधन होता है। इन क्रियाओं का भी सही प्रबंधन होना अत्यंत आवश्यक है। और इसमें ये आपके कई प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। जैसे हमने बताया, ये आपका साहित्यिक क्रियाएं हैं, सह पाठ्यक्रम के अंतर्गत साहित्यिक क्रियाएं हैं, शैक्षिक क्रियाएं हैं,
शारीरिक विकास संबंधी क्रियाएं हैं, कला संबंधी क्रियाएं हैं, अवकाश काल के सदुपयोग संबंधी क्रियाएं हैं, सामाजिक कार्य संबंधी क्रियाएं हैं। ये कई क्रियाएं इसमें काम करती हैं। जैसे हम लोग पहले साहित्यिक क्रिया की चर्चा करें, साहित्यिक क्रिया में जो विभिन्न प्रकार के साहित्य से जुड़ी चीजों का आयोजन करना, जैसे हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले, अंताक्षरी कराना, लेख लिखवाना, कविता कंठस्थ कराना। तो इस तरह के जो साहित्य से जुड़ी कार्यक्रम, पठन पाठन से जुड़े कार्यक्रम, ये जो हम लोग संचालित करते हैं, ये साहित्यिक संबंधी क्रियाएं। कवि सम्मेलन करा देते हैं, साहित्यिक क्रियाएं, तो इसे साहित्यिक क्रियाएं। शैक्षिक क्रियाएं क्या है? तो शैक्षिक क्रियाओं में विभिन्न विषयों के परिषद बनाए जाते हैं, जैसे इतिहास परिषद, हिंदी परिषद, है कि नहीं, अर्थशास्त्र परिषद, राजनीतिक परिषद। तो विभिन्न प्रकार के परिषद बनाते हैं और उसके अनुसार उसका कार्यों का निर्धारण करते हैं। तो ये है शैक्षिक क्रियाओं के अंतर्गत। शारीरिक विकास संबंधी क्रियाएं, शारीरिक विकास संबंधी क्रियाएं क्या है? तो खेल कूद का आयोजन करना, आउटडोर गेम्स, क्रिकेट खिलाना, फुटबॉल खिलाना, वॉलीबॉल खिलाना, ये आउटडोर गेम्स, उससे शारीरिक विकास होता है। इंडोर्स गेम्स भी होते हैं, लूडो हुआ, कैरम बोर्ड हुआ, लेकिन शतरंज हुआ, लेकिन शारीरिक विकास जो हम लोग मैदानों में उतर कर खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, उसमें शारीरिक विकास तेजी से होता है। और लूडो शतरंज खेलते हैं, वो मानसिक विकास के लिए थोड़ा कहा जा सकता है, लेकिन इन क्रियाओं का समुचित ढंग से उपयोग करना सह प्रबंधन के अंतर्गत, सह पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रबंधन करना आवश्यक होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा साहित्यिक क्रियाएं, शैक्षिक क्रियाएं, शारीरिक विकास संबंधी क्रियाएं, कला संबंधी क्रियाएं। कला संबंधी क्रियाएं, बहुत सारी कलाएं विद्यार्थियों में छुपी रहती हैं, उनका आयोजन करना, संगीत गवाना, नृत्य कराना, कव्वाली का कराना, ये बहुत सारी इस तरह की जो छुपी हुई प्रतिभाएं विद्यार्थी के अंदर है, उनको प्रकट कराना, ये कला संबंधी क्रियाओं के अंतर्गत आता है। अवकाश के नेक्स्ट है, अवकाश के काल का सदुपयोग करना। कैसे विद्यार्थी अवकाश के समय सदुपयोग करेगा? तो उन्हें इस तरह प्रेरित किया जाता है कि जैसे सिक्का इकट्ठा करना, टिकट इकट्ठा करना, एल्बम बनाना, बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो अवकाश के काल के सदुपयोग के लिए माने जाते हैं। और अन्य सामाजिक कार्य भी है, जैसे विभिन्न समाज में उपलब्ध चीज़ों का निरीक्षण करना, गांव का भ्रमण कराना, शहर के विभिन्न मुख्य जो हैं प्रतिभापूर्ण चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें विभिन्न शहरों में उपलब्ध हैं, पर्यटन के लिए जो उपलब्ध हैं, बहुत सारे टूरिस्ट देश विदेश से आते हैं, उनका भ्रमण कराना, उन्हें पर्यटन पर ले जाना, ये सारी क्रियाकलाप जो हैं सह पाठ्यक्रम के अंतर्गत सही प्रबंधन होने पर ही संभव हो पाते हैं। इसलिए प्रबंधन का कार्य शिक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में है। हमने बताया कि प्रबंधन क्या है, अब संक्षेप में आपको थोड़ा सा हम डिटेल कर दें कि प्रबंधन है क्या। तो प्रबंधन जो है कि विभिन्न उपलब्ध साधनों एवं स्रोतों का सही ढंग से व्यवस्था करना एवं उनके समुचित ढंग से उपयोग में लाना प्रबंधन कहलाता है। और प्रबंधन 6 तत्वों से मिलकर बना है। मैंने बताया मानव, मशीन, माल, मुद्रा, प्रबंधन और संगठन, 6 चीजों को हमने बताया, इन्हीं से मिलकर के बना है। और एक शिक्षक एक कक्ष में असली प्रबंधक होता है, क्योंकि शिक्षक को
प्रतिदिन ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो विद्यालय को, समाज को, विद्यार्थी को, अभिभावक को प्रभावित करते हैं। इसलिए शिक्षक ने निर्णय ले सकने की क्षमता और उन्हें कार्यान्वित करने की क्षमता अवश्य होनी चाहिए। और शिक्षक ज्ञान, अभिवृद्धि और कौशल, इन तीनों क्षेत्र में सकारात्मकता लाने की दृष्टि से वह कार्यरत रहता है कि इसमें सकारात्मक भावना समाज के में उपलब्ध व्यक्तियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए हो सके, तो इसके लिए वह कार्यरत रहता है। इसलिए एक शिक्षक एक अच्छा प्रबंधक का कार्य भी करता है वह, क्योंकि पूरी शिक्षण अधिगम व्यवस्था को वह जीवंत बनाता है, सकारात्मक बनाता है। तो शिक्षक एक मुख्य प्रबंधक है। इसको भी हमने फोकस किया और इसकी परिभाषा भी दिया हमने कि प्रबंधन है क्या। तो कई विद्वानों का भी हमने परिभाषा दिया। लॉरेंस एप्ले का परिभाषा दिया कि प्रबंधन केवल नियोजन और संगठन करना ही मात्र नहीं है, बल्कि क्या है, इसका उद्देश्य मानव का कल्याण करना है। दूसरी परिभाषा आलिस ड्रेवर ने भी दिया कि प्रबंधन के अंतर्गत उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है और उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न साधनों को व्यवस्थित किया जाता है, कर्मचारियों की व्यवस्था की जाती है, उन्हें प्रेरित किया जाता है या मार्गदर्शन दिया जाता है, फिर उनका मूल्यांकन किया जाता है, उन्हें प्रशासित किया जाता है और सभी चीज़ों को समन्वित किया जाता है। तो प्रबंधन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें शामिल। हमने इसको भी फोकस किया कि शिक्षण जो व्यवसाय है वह अन्य व्यवसायों से भिन्न है, क्योंकि शिक्षण व्यवसाय का लाभ समाज को होता है, राष्ट्र को होता है। शिक्षक अपने ज्ञान और कौशल का जो प्रयोग करता है उसी मात्र के लिए मात्र अपनी मजदूरी सा लेता है, लेकिन उसका विकास जो होता है, विद्यार्थियों का जो विकास होता है, वह विद्यार्थी समाज को विकसित करता है, उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है और उससे समाज भी विकसित होता है, राष्ट्र भी विकसित होता है। तो इसलिए शिक्षण जो व्यवसाय है वह अन्य व्यवसायों से भिन्न है, क्योंकि अन्य व्यवसायों में इसका लाभ केवल उत्पादक को मिलता है, लेकिन शिक्षण व्यवसाय में इसका लाभ समाज को, राष्ट्र को मिलता है। तो ये हमने चर्चा किया और हमने विभिन्न प्रकार के प्रबंधन की भी चर्चा किया। जैसे हमने विद्यालय प्रबंधन की चर्चा किया कि विद्यालय में पुस्तकालय, कक्षा कक्ष, खेल का मैदान, प्रयोगशाला, विभिन्न शौचालय, पीने का स्वच्छ पानी, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। तो ये अच्छा प्रबंधन ही इसको समुचित ढंग से व्यवस्थित रख सकता है, इसलिए इसमें भी अच्छा प्रबंधन की आवश्यकता है। ऑडियो, वीडियो, कंप्यूटर, ये सारे जो टेक्नोलॉजी आ गए हैं, इनका भी समुचित उपयोग ये अच्छा प्रबंधन के द्वारा ही संभव है। तो इसलिए इसमें भी प्रबंधन की आवश्यकता है। हम लोग इसके अतिरिक्त और हमने पाठ्यक्रम में भी हमने बताया, पाठ्यक्रम निर्माण में हमने भी बताया पाठ्यक्रम है क्या। तो पाठ्यक्रम शिक्षण के हाथ में एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वह अपने निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप अपने विद्यार्थियों को विद्यालयों में ढालता है। तो ये पाठ्यक्रम है। और पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या, ये दो चीजें हमने बताया, इन दोनों में अंतर भी होता है। पाठ्यचर्या का क्षेत्र व्यापक है और पाठ्यक्रम का क्षेत्र संकुचित है। पाठ्यचर्या विद्यालय तथा विद्यालय के बाहर नियोजित ढंग से निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चलता रहता है और पाठ्यक्रम विद्यालय के अंदर ही विभिन्न विषयों को समुचित ढंग से उपयोग में लाया जाता है। तो इन दोनों में अंतर है। तो इसका भी हमने ये किया। और पाठ्यक्रम निर्माण में भी प्रबंधन की आवश्यकता है, भी बताया। पाठ्यक्रम निर्माण में विभिन्न आधारों को ध्यान में रखा जाता है, जो वो जैसे हमने बताया, राजनीतिक आधार, सामाजिक आधार, आर्थिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, ये वैज्ञानिक आधार, इन सभी आधारों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। और हमने ये भी बताया कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है, उनको भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे हमने बताया कि रुचियों का सिद्धांत, पाठ्यक्रम रुचिकर हो, इसका भी ध्यान में रखा जाता है। विभिन्नताओं का सिद्धांत, क्योंकि विद्यार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उनको भी
दृष्टिगत रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण है। जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, पाठ्यक्रम जीवन से संबंधित, अग्रदर्शिता का सिद्धांत, आगे क्या है, अपनी समस्या का हल हम कैसे कर सकेंगे, इस तरह की भाव से जुड़ा हुआ अग्रदर्शिता का सिद्धांत, मानव जाति के अनुभव का सिद्धांत, बहुत तरह के सिद्धांतों की भी हमने चर्चा किया। ये सही पाठ्यक्रम प्रबंधन होने पर ही संभव होता है। तो पाठ्यक्रम का सही ढंग से प्रबंधन हो। हमने सह पाठ्यक्रम की भी चर्चा किया। सह पाठ्यक्रम में यानी पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्रियाकलाप जो हम लोग विद्यालयों में कराते हैं विद्यार्थियों को, तो उनमें भी सही प्रबंधन होना जरूरी है। हमने बताया कि उसमें बहुत सारे, जैसे हमने बताया साहित्यिक क्रियाएं हैं, अंताक्षरी कराना, ये नाटक कराना, ये आपका लेख लिखवाना है कि नहीं, इस कवि सम्मेलन कराना, ये साहित्यिक क्रियाएं। हमने शैक्षिक क्रियाएं भी चर्चा किया कि विभिन्न प्रकार की परिषद बनाना, इतिहास परिषद, भूगोल परिषद, नागरिक शास्त्र परिषद, विभिन्न हिंदी परिषद, तो इस विभिन्न प्रकार का परिषद बनाना। और हमने बनाया शारीरिक विकास संबंधी क्रियाएं, खेलकूद का आयोजन कराना। हमने बताया कला संबंधी क्रियाएं, विभिन्न प्रतिभाएं छुपी होती हैं विद्यार्थियों में, नृत्य कराना, संगीत कराना, चित्रकला कराना, बहुत सारी प्रतिभाओं हैं उनका आयोजन कराना। और अवकाश के काल का सदुपयोग कराना, इसमें भी हमने बताया सिक्का इकट्ठा कराना, टिकट इकट्ठा कराना, एल्बम बनाना, बहुत प्रकार के अन्य क्रियाकलाप कराना। और एक बताया सामाजिक कार्य भी, जैसे समाज में उपलब्ध विभिन्न चीज़ों का भ्रमण कराना, ये गाँव का भ्रमण कराना, पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराना। तो ये सारे क्रियाकलाप भी सही प्रबंधन का होना आवश्यक। ये यानी प्रबंधन जो है वह विद्यालय में और विद्यालय के अंतर्गत चलने वाले पाठ्यक्रम में, विद्यालय के अंतर्गत चलने वाले सह पाठ्यक्रम में, सब में होना आवश्यक। हमने एक चीज़ और भी बताया था कि जो यदि इस प्रबंधन को व्यापार के क्षेत्र में उपयोग में लाया जाता है, यदि इन प्रबंधन को उद्योग के क्षेत्र में उपयोग में लाया जाता है, तो वहाँ प्रबंधन शब्द अत्यंत सुटेबल होता है, बिल्कुल सुटेबल होता है। लेकिन यदि इसको हम शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग करते हैं तो इसे प्रशासन कहा जाता है। प्रशासन दोनों लगभग समानार्थी ही शब्द हैं, लेकिन उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में ऐसे हम उपयोग में लाते हैं तो वहाँ हम प्रबंधन का नाम देते हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में यदि हम इसको उपयोग में लाते हैं तो यहाँ हम प्रशासन का नाम देते हैं। और प्रशासन में सभी व्यक्ति अपने पद के अनुरूप अपना अपना कार्य सही ढंग से करता है, यही उसका उद्देश्य होता है। तो यही है प्रबंधन। और आज हम लोग इस कक्षा को यही विराम देते हैं, फिर हम लोग अगले दिन अगले टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद।